गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस के पीरियड में मैं तुम सभी का वेलकम करती हूँ। चैप्टर 2 कल हमने स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर 2 का अगला पार्ट, अगला टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था साइंस। साइंस सब्जेक्ट देखो, कल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ बेटा। Yesterday we were talking about the matter. Definition of the matter: anything that occupies a space and has mass is called the matter. For example, air is a matter, water is a matter, soil is a matter, table is a matter, chair is a matter, and almost all things around us are considered as matter. Got it? समझ में आई ये बात? Then we were discussing about the states of matter. I told you 5 states of matter. First one solid, second liquid, third gas, fourth plasma state, and fifth Bose-Einstein condensate. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तुम जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल बर्फ, मैंने लिखा था कल आइस। लिक्विड का एग्जाम्पल लिक्विड वाटर, we all are familiar with the water. Then third gas, air is an example, water vapor is an example. Plasma state, if the gaseous state is ionized at very high temperature, then it is called plasma state. And Bose-Einstein condensate, if the very high temperature ionized gases are cooled suddenly, अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, then the last state of matter forms. Now we are differentiating between the 3 states of matter depending on their properties: solid, liquid and gas. देखो बोर्ड पर ध्यान से देखो, मैंने तीनों का डायग्राम भी बनाया हुआ है so that you can relate the points discussed. The first point is solids have a definite shape. First point क्या हुआ? Definite shape. अगर डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है क्लियरली, थोड़ा सा जूम करके देखो। इस डायग्राम में सभी पार्टिकल, सॉलिड के सभी पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर सिचुएटेड और पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बची हुई है। स्पेस तो है थोड़ी थोड़ी, बट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर स्पेस है, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत पास पास रखे हुए हैं। जब बहुत पास पास रखे हुए होते हैं पार्टिकल्स तो एक डेफिनेट शेप आ जाती है। तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप आ गई है। फॉर एग्जांपल, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट शेप है। जितने भी सॉलिड हमारे आसपास अवेलेबल हैं सबकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती है? देखो, पानी को जो तुम पीने के लिए लेकर आते हो स्कूल में, भी आजकल नहीं आ रहे हो, जब आओगे स्कूल में तब फिर से पानी को, एक बच्चे के पास लंबी बोतल है, एक बच्चे के पास थोड़ी ब्रॉड बोतल है, एक बच्चे के पास कांच की बोतल है, एक बच्चे के पास प्लास्टिक की बोतल है और एक बच्चे के पास थर्मस बोतल है। सभी बोतल का शेप अलग अलग है। उन बोतल में अगर 1 लीटर पानी डाला जाता है या आधा लीटर पानी डाला जाता है, जैसी बोतल है वैसी शेप दिखाई देने लगती है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती। जिस भी शेप के कंटेनर में उसको रखा जाता है उसी कंटेनर की शेप को ऑब्टेन कर लेता है, उसी कंटेनर की जैसा दिखाई देने लगता है। भगोने में रखा जाए पानी, भगोने के जैसा दिखाई देगा। गिलास में रखा जाए, गिलास के जैसा देगा। कटोरी में रखा जाए, कटोरी के जैसा दिखाई देगा। थाली में रखा जाए, थाली के जैसा दिखाई देगा। ये बात आई समझ में? मतलब अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इसमें भी वही पॉइंट है, नो डेफिनेट शेप। ये बात आई बेटा समझ में? देखो, केवल सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड और गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती।
ठीक है। तो उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। नंबर 2, इन सॉलिड्स दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट से उसका इनका ज़्यादा डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वर्ड इज लाइक्ड बाय द सॉलिड्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेफिनिट वर्ड है सॉलिड को बहुत पसंद है, इसलिए 2 बार डेफिनिट आ चुका है। डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम मतलब आकार, निश्चित आकार होगा, ठीक है। निश्चित आकार होगा, जैसे डस्टर है तो इसी आकार का बना होता है, पेन है तो इसी आकार का बना होता है। उसको पेन को चेयर के आकार को नहीं बना सकते। कैसे लिखेंगे, मैं कैसे पकड़ के लिखूंगी बोर्ड के ऊपर। तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप तो थी, सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड्स में डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम। इसमें कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। अब लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉलिड का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि आकार भी जैसा हम चाहें वैसा रखते हैं उसका। को क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको रखा भी जा सकता है, किसी भी शेप में उनको रखा जा सकता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड देखो शेप तो फिक्स नहीं होती। लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता है उसकी शेप गेन कर लेता है, बट वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स। वॉल्यूम कैसे फिक्स होता है कि 1 लीटर लिक्विड वाटर को हम आधा लीटर की बोतल में नहीं फिट कर सकते। ये बात समझ में आ रही है। आधा लीटर लिक्विड वाटर को हम 1 लीटर की बोतल में ऊपर तक नहीं भर सकते। इट मीन्स वॉल्यूम विल रिमेन फिक्स। गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। जो अपना ये रूम है, इस रूम के अंदर जितनी एयर है, आई डोंट नो द वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है। मुझे कमरे का वॉल्यूम तो पता चल सकता है, क्योंकि कमरे का अगर मैं लेंथ लूंगी, कमरे की अगर मैं हाइट लूंगी और कमरे की अगर मैं विड्थ लूंगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कमरे का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये माना जाता है कि जो कमरे का वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम भी उतना ही है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्योंकि कमरे में कहीं पर ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे कम स्पेस है, तो हमने तो पूरा एक जैसा ले लिया है सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, हम ये मानकर चलते हैं कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये बात समझ में आई। अब तीसरा पॉइंट जो था, सॉलिड्स में हायर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी से साइंस में अपना मतलब है, डेंसिटी से अपना मतलब क्या है, मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं, और वो तुम्हें अच्छे से पता है, अभी भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लिक्विड में थोड़े कम है, डेंसिटी कम होगी, और गैस में तो बहुत दूर है तो डेंसिटी और भी कम होगी। डेंस होंगी ही नहीं गैसेस तो। गैस के तो पार्टिकल एक उस कोने में बिखरा हुआ है, एक उस कोने में बिखरा हुआ है, एक उस कोने में एक बाहर चला गया है, ठीक है, क्योंकि पूरी फ्रीडम से घूमते हैं गैस के पार्टिकल्स। ये बात आई समझ में, जैसे फ्रीडम अभी तुम लोगों को मिली हुई है, बाहर जाने की तो नहीं मिली हुई है, लेकिन हाँ स्कूल से फ्रीडम मिली हुई है। देखो इसमें हायर डेंसिटी है, इसमें लेस डेंसिटी, ठीक है, और इसमें डेंसिटी बिल्कुल ही लीस्ट होगी, लीस्ट डेंसिटी। ये बात आई समझ में बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, सॉलिड के डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड के और थोड़ा दूर होते हैं, डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात समझ में आई। उसके बाद आओ फिर नंबर 4 पॉइंट, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स में मैंने लिखा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स उनको दबाया नहीं जा सकता, उनके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया जा सकता है। देखिए मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, द रिजल्ट इज नथिंग, थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन इसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। दिस इज इनकम्प्रेसिबल बिकॉज दिस इज सॉलिड। तो
तो जो सॉलिड्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, and these are highly compressible. ये बात समझ में आई बेटा? देखो कंप्रेसिबल का मतलब मैंने तुम्हें सीधा सीधा एक कॉमन मीनिंग बताया कि दबाना, किसी चीज को दबाना। देखो सॉलिड को अगर हम दबाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं दीवार पे कितने भी धक्के मारती रहूँ दबने वाले नहीं, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। लिक्विड को कंप्रेस क्यों किया जा सकता है, मैंने इनको कंप्रेसिबल क्यों माना है? पानी अगर बकेट में भरा हुआ रखा है, मैं उसके अंदर हाथ डाल सकती हूँ, उसको दबा सकती हूँ नीचे। ये बात आई समझ में? तीसरी चीज, गैस के अंदर, ये कमरे के अंदर गैस भरी हुई है, मैं पूरा हाथ घुमा सकती हूँ। इवन जो जिम्नास्ट होते हैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी घुमा लेते हैं गैस के अंदर, बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं है। हाईली कंप्रेसिबल, सॉरी हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कैसे? अब हाईली कंप्रेसिबल का एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ कि जो अपने घरों में एलपीजी गैस आती है सिलेंडर के अंदर, दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब वो हाईली कंप्रेसिबल है, गैसेस को हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आई समझ में? तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन इनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं बेटा नंबर 5, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, उनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। यहाँ तुम अपने आप देख सकते हो, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं रुके हुए होते। बात समझ में आई? फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए पार्टिकल अपनी जगह पर रुके हुए हैं, इनमें उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नो हाई, ठीक है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट वीक इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बेटा। सॉलिड्स का मैंने तुम्हें बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू हाई होती है बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास रखे होते हैं। इन लिक्विड्स द अमाउंट ऑफ फोर्सेस इज नॉट टू हाई, सॉलिड के जितना नहीं होता, उससे कम होता है। एंड इन गैसेस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट मीन्स, देखो कमरे में हवा है, कोई आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है हवा के पार्टिकल्स में। खिड़की के पास जाएंगे थोड़ी ज़्यादा हवा लग जाएगी, दरवाजे के पास जाएंगे थोड़ी ज़्यादा हवा लग जाएगी, और कमरे के अंदर बिना फैन के अगर खड़े रहेंगे, जैसे मैं खड़ी होगी वीडियो बना रही हूँ तो हवा बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई ये बात? क्योंकि उन पार्टिकल्स में जो यहाँ एयर के पार्टिकल है, वहाँ एयर के पार्टिकल है, वहाँ एयर के पार्टिकल, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दे आर हैप्पी अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहकर ही उनको खुशी मिलती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें हाई नहीं होते, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है फिर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो अब मैंने तुम्हें क्या बोला? लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अपने डायग्राम में देखो, इस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस लगभग ना के बराबर, इस मॉलिक्यूल इसके बीच में स्पेस ना के बराबर,
इसमें स्पेस ना के बराबर, तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ नेग्लिजिबल। ठीक है, और यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड। ठीक है, और यहां पर स्पेस ही स्पेस, हाई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब वापस डायग्राम देखो, मैंने यहाँ बोला कि इसमें तो नेग्लिजिबल होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लगभग ना के बराबर होती है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास रखे हुए होते हैं। यहाँ पर मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है, तुम अपने आप देख लो पार्टिकल के बीच में स्पेस तुम्हें दिखाई दे जाएगा। अब इसमें मैंने बोला हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल का पता ही नहीं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो इट इज हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, समझ में आई ये बात। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब ये लास्ट पॉइंट में लिख देंगे नंबर 7, इनके डिफरेंसेस का। सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज, कैन नॉट डिफ्यूज। ठीक है, यहां पर आएगा कैन डिफ्यूज, हाई डिफ्यूज। अब इसका मतलब समझो कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है। देखो, डिफ्यूजन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह एक मीडियम के अंदर फैलना, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड को इसको मैं पानी में डाल दूँ, कुछ होने वाला नहीं, थोड़ा साफ जरूर हो जाएगा लेकिन बाकी घुलने वाला नहीं है पानी के अंदर। ठीक है, अगर मैंने इसको डाला, ठीक है। उसके अलावा अब मैंने एक मेडिसिन को पानी के अंदर डाल दिया, घुल जाएगी, कुछ एक्सटेंट तक घुल जाएगी। दूध को पानी के अंदर डाल दिया, घुल जाएगी। अब मैंने क्या किया, गैस को, स्पेशली गैस को किसको, कि जो अपने घर में परफ्यूम्स रखे हुए होते हैं तो गैस ही होते हैं निकलने के बाद, उसको मैंने ऐसे स्प्रे किया। स्प्रे करते ही जैसे रूम फ्रेशनर होता है, तुम लोगों को मालूम है रूम फ्रेशनर के बारे में, स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते ही पूरे रूम पे वो डिस्पर्स हो जाता है। तो यही डिफरेंस है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जो सॉलिड से वो डिफ्यूज नहीं होते, उनके पार्टिकल्स बिखरते नहीं हैं किसी मीडियम में। लिक्विड्स डिफ्यूज हो सकते हैं, दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं, और गैसेस तो हाईली डिफ्यूजिबल है। एक जगह से दूसरी जगह उनको तो जाने का चांस चाहिए, बस एक बार जैसे ही उनको जाने का चांस दे दो, जैसे रसोई गैस अगर कभी खुली रह जाए तो उसके बाद पूरे घर में से स्मेल आ रही होती है रसोई गैस की, तो उनको तो सिर्फ चांस चाहिए होता है कि एक चांस मिला नहीं और उसके बाद वो डिफ्यूज हुई नहीं। ये बात समझ में आई। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, और ये मैंने बोर्ड पर जैसा लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें भेजूंगी इसका, ये स्क्रीनशॉट में से देख देख के तुम अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद मुझे तुम्हें 2 टर्म और बतानी है और उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिर वो 2 टर्म क्या है, एटम, पहले एटम के ही बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एटम और कण और पार्टिकल। ठीक है, और एक चीज आती है सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। ठीक है, ये बात बोर्ड पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं भी पढ़ूंगी इन पॉइंट्स को। देखो, एटम मैंने लिखा, कण लिखा, पार्टिकल लिखा। कण, सबसे पहले जब पदार्थ के बारे में बताया गया था तो अपने हिंदुस्तान में ही बताया गया था, और बताने वाले जो वैज्ञानिक थे महर्षि कर्नाड थे, जिन्होंने ये बताया था कि इस विश्व में, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स
constitutes the particles. The particles constitutes all matter in this universe. ये उनका स्टेटमेंट था। इस संसार में, इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इसको कण बोला था और उस कण नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही दिया था, बल्कि उसके कण के आने के बाद उनके नाम के साथ कणाद ऐड कर दिया गया था, महर्षि कणाद। तो जो महर्षि कणाद थे उन्होंने ही पदार्थ के बारे में बताया और उन्होंने ही कण के बारे में बताया। बाद में फिर जब डिस्कवरी होती रही तो एक जॉन डाल्टन, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एटम, इस कण को उन्होंने एटम बोला। एटम, एटम का मतलब था इनडिविजिबल। एटम शब्द का मतलब था इनडिविजिबल। उनका कहना क्या था, जॉन डाल्टन का, कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नोन एज द एटम। और एटम का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं सभी सब्सटेंसेस, ये छोटे पार्टिकल्स इनडिविजिबल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब वो चीज़ गलत सिद्ध हो चुकी है। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने कण के बारे में बताया था, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पार्टिकल बोला गया और लैटिन लैंग्वेज में जॉन डाल्टन ने उसको एटम बोला और एटम का मतलब इंडिविजिबल होता है। उसी पर बेस्ड उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हैं उनको पदार्थ बोलते थे, हिंदी में उनको पदार्थ बोला जाता है। सब्सटेंसेस मतलब केमिकल सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंस, एनी पदार्थ विच इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, कण और एटम। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और एटम की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन की थ्योरी अगर तुम्हारे सिलेबस में होगी तो जॉन डाल्टन की थ्योरी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। वीडियोस तुम लोग देखते रहना और वीडियोस देखकर अपने नोट्स बनाने हैं, साथ साथ अपनी बुक की रीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो बुक की रीडिंग कंटिन्यू रखनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर साइंस के पीरियड में, क्लास 9 इंग्लिश मीडियम, वापस से चैप्टर 2 अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।